दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे ऑब्जेक्टिव की मैराथन दौड़ चल रही है। ठीक है, तो कल हम आप सबों के बीच कुछ ऑब्जेक्टिव लाए थे और अब आगे मैराथन का दूसरा दौर है, कुछ अन्य ऑब्जेक्टिवों के साथ है। फिर से इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे आ चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो भी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ये थोड़ा सा आपके एग्जाम अभी से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिस फल का बीज बिल्कुल चिकना निकले वह बीज चोल खाने के अंतर्गत आता है। जैसे आप लीची जानते हैं, लीची जो फल है उसको जब आप खाते हैं तो उसका बीज बिल्कुल ही चिकना निकलता है। उसी प्रकार से शरीफा का भी निकलता है और जायफल का भी निकलता है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? डी, इनमें से सभी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सेव में खाने योग्य भाग होता है। सेव में खाने योग्य भाग होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके सेव के किस भाग को हम खाते हैं? तो अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, भ्रूणपोष और पुष्पासन। आप ये सभी फल के भाग जानते हैं। तो ये सभी फल के भागों में आप अंतःफल भित्ति को भी जानते होइएगा, मध्य फल भित्ति को भी जानते होइएगा, भ्रूणपोष को भी जानते होइएगा, पुष्पासन को भी जानते होइएगा। ठीक है, तो जब आप ढंग से क्लास किए होइएगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि फल के सब भाग हैं, अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, भ्रूणपोष और पुष्पासन। ठीक है, तो इसमें हम सेव जो होता है, सेव का हम पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। ठीक, उसके बाद कर रहा है अनिषेक फल है। तो अनिषेक फल किससे कहते हैं? वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में नहीं होता है, वह बिना निषेचन के हो जाता है, वह क्या कहलाता है? अनिषेक फल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अनिषेक फल का उदाहरण कौन होता है? केला। यह बिना निषेचन के क्या हो जाते हैं? आपके केला का निर्माण हो जाता है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है इंटिमोफिलिन नामक परागन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इन सभी के परागन अलग अलग होते हैं। तो इंटिमोफिली नामक परागन जो होता है कीट द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद है आपका केसर या जफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है। यानी जो हम लोग केसर का उपयोग करते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा है केसर की प्राप्ति हम किसके द्वारा करते हैं। तो याद रखिएगा, केसर जो हम लोग खाते हैं, केसर की प्राप्ति पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों से हम क्या करते हैं? केसर की प्राप्ति करते हैं। अर्थात ए और बी दोनों, सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वपरागन के लिए युक्ति है। तो यहाँ पे स्वपरागन के लिए युक्ति क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, दो में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है कैस्मोगेमी और एक होता है कैलिस्टोगेमी। ठीक है, तो आपका तो आंसर होगा कैलिस्टोगेमी, परंतु कैस्मोगेमी भी बड़ा कंफ्यूजन देता है। तो याद रखिएगा बाबू, कैस्मोगेमी जो होता है यह प्रारंभ में उस खुले अवस्था में होता है, नर भाग और मादा भाग दोनों एक साथ पाए जाते हैं, किंतु वो खुले भाग में होते हैं। कैस्मोगेमी के द्वारा जो फल का निर्माण होता है वह प्रारंभ में क्या होते हैं? खुले अवस्था में होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं? वो बंद अवस्था में हो जाते हैं। किंतु जो कैलिस्टोगेमी है, इस कैलिस्टोगेमी में प्रारंभ से ही नर और मादा दोनों क्या होते हैं? बंद अवस्था में होते हैं। अतः संभावना क्या है स्वपरागन होने की सबसे अधिक? कैलिस्टोगेमी में। कैस्मोगेमी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ में क्या है? नर और मादा दोनों भाग ओपन है, अतः यहाँ पे परपरागन होने की भी संभावना है। देखिए, इसलिए स्वपरागन के लिए युक्ति है। क्या होगा इसका आंसर? कैलिस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सिर्फ एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी है आपके दैनिक जीवन में दिखलाई दिया होगा, आम है, लीची है, जामुन है। ये सभी के सभी जो पौधे हैं आपके दैनिक जीवन में दिखाई दिए होंगे। आम है, लीची, जामुन, ये सभी के सभी अपने जीवन काल में कई बार पुष्प देने का कार्य करते हैं।
किंतु आपके आसपास जो बांस होता है वह अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार पुष्प देने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुष्पीय पादपों में बहुयुग्मक जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। पुष्पीय पादपों में बहुयुग्मक है, एक युग्मक नहीं, बहुयुग्मक है, यानी एक से अधिक युग्मक का निर्माण होना क्या होता है? बहुयुग्मक कहलाता है। देखिए, तो ये बहुयुग्मक क्यों कहा है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। जब परागकोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र पर जाती है तो वहां पे वर्तिकाग्र पे जाकर क्या होती है? परागकण अंकुरित होती है, और अंकुरित होने के बाद अपने जनन छिद्र की मदद से पराग नली का निर्माण करती है, और वह पराग नली कहाँ प्रवेश करती है? वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। और जब वह वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है तो पराग कण का जो केंद्रक होता है दो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो अब एक से कितना हो गए हैं? दो हो चुके हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे? बहुयुग्मक हो जाएंगे। तो हमारा बात यदि आप ध्यान से सुने होइएगा, बहुयुग्मक यानी एक से अधिक नर युग्मक का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? बहुयुग्मक कहलाता है। तो एक से अधिक नर युग्मक बाबू कहां बन रहे हैं? पराग नलिका के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कर रहा है परागन में। परागन तो एक क्रिया है, एक परागकोश से परागकण को ले जाने के लिए। परागकोश में तो ऑलरेडी परागकण पाया जाता है, वर्तिकाग्र में नहीं, वर्तिकाग्र पे जाकर रुकता है। लेकिन पराग नली जो होता है, इसी पराग नली में किसका निर्माण होता है? बहुयुग्मक का निर्माण होता है। आपका क्वेश्चन भी है, पुष्पीय पादपों में बहुयुग्मक जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो बहुयुग्मक जनन की क्रिया कहाँ होती है बाबू? पराग नलिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन कर कौन भ्रूणपोष बनाता है जी? इसमें आपका अनिषेचित अंड है, सहायक कोशिका है, एंटीपोडल सेल है और द्वितीय केंद्रक है। आपका प्रश्न है भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष का निर्माण किसके मिलने से होता है? द्वितीय केंद्रक के मिलने से आपके किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, असत्य फल का उदाहरण है। तो असत्य फल का उदाहरण क्या है बाबू? सेव। क्या है? सेव। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, बाहर यहाँ पे बच्चों से काफी ज्यादा मिस्टेक हो जाता है। बच्चे जैसे पढ़ते हैं मानव में गुणसूत्र की संख्या, युग्मक छोड़ देते हैं। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पे झोल है। युग्मक, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो मानव युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु में कितने मिल हो सकते हैं बाबू? सिर्फ और सिर्फ 23 गुणसूत्र हो सकते हैं। कभी भी 46 मत मारिएगा। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कभी भी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ करके एक बार उस पर चिंतन करके ही आगे आपके ऑप्शन को मारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? आप सबको पता है। देखिए, फेफड़ा हमारा लैंगिक अंग है नहीं, अंडाशय, गर्भाशय और वृषण, तीन आपके लैंगिक अंग नर और मादा से दिया गया है। लेकिन सर्टोली कोशिका जो है हमारे किससे संबंधित है? नर से संबंधित है। यदि इतना भी आपको पता है कि सर्टोली कोशिका नर से संबंधित है, तो सर्टोली कोशिका नर से संबंधित है तो क्या हो सकता है? नर का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंग दिया है, क्या चीज? वृषण। अतः सर्टोली कोशिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बाबू? वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। आपका ऑप्शन कर रहा है प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। ठीक है, तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या हो सकता है? द्वितीय केंद्रक को क्या कहते हैं? सेंट्रल कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। जब अंडाशय से अंडाणु ही निकल सकता है, अंडाशय से तो कभी भी शुक्राणु निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आप ये बात मानते हैं कि अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, तो आपको ये भी बात पता है कि मादा में कौन गुणसूत्र होते हैं? एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो मादा से हमेशा और हमेशा एक एक्स गुणसूत्र निकलेगा। तो आपका ऑप्शन कर रहा है वाई गुणसूत्र। मादा में वाई पाया जाता है? नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन नहीं होगा।
x गुणसूत्र है, x 2 नहीं आता है, कितना आता है 1 में 1 गुणसूत्र आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है x गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, आपका ऑप्शन कह रहा है केंद्रक, सेंट्रियोल से, माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सोनियम से। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण केंद्रक, सेंट्रियोल से, माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सोनियम। तो अब सबको पता है कि शुक्राणु के जो मध्य भाग होते हैं वो मध्य भाग किससे निर्माण होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्रिये को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो ब्रिये को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तो याद रखिएगा अधिकांश बच्चे कहाँ मारे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर एक खाने वाला कोई चीज नहीं है, ये आप रेफ्रिजरेटर में ले जाकर के रख दीजिएगा। कहाँ रखना है आपको, ब्रिये को हिमीकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बाबू, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक शुक्राणु को कोशिका जनन से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो एक शुक्राणु को कोशिका जनन से कितने शुक्राणु का निर्माण होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितने, 4 का निर्माण होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग हैं। तो लैंगिक रूप से कौन होंगे संचारित रोग जी, आपको पता है खसरा, टीबी, टाइफाइड, ये सभी लैंगिक रूप से नहीं होते हैं। ये सभी हम मानते हैं जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग हैं, किंतु हमारे गोनेरिया जो सिर्फ और सिर्फ है, यह गोनेरिया किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन संचारित रोग है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र संघटक होते हैं। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में आप सबको पता है कि एक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो भी किसमें, लैंगिक गुणसूत्र में बढ़ते हैं, दैहिक गुणसूत्र में नहीं बढ़ते हैं। देख लीजिए 22A + XXY, 22A का मतलब 22 दूना 44। आप एक के स्थान पे कहीं भी रख सकते हैं 2, अब वहां पे देख सकते हैं 22A यानी 22 दूना 44 और 44 और 3 47 से आपकी लैंगिक गुणसूत्र, यहाँ गुणसूत्र बढ़ा हुआ है। आप बाकी किसी भी ऑप्शन में आपके लैंगिक गुणसूत्र में संख्या बढ़ते हुए नहीं देखिएगा, अतः इसका ऑप्शन क्या होगा, ई। अतः क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में कभी भी मारिएगा तो क्या मारिएगा, 22A + XXY, यानी हर हाल में कितनी होनी चाहिए, 47 गुणसूत्र होने चाहिए। ये भी याद रखिएगा कभी भी दैहिक गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। वहां पे क्या होते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की भी संख्या क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी के कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक गुणसूत्र का बढ़ जाना होता है, यानी कितना होगा, 47 गुणसूत्र। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अतः आज आप सबको हम यह 20 जो क्वेश्चन बतलाए हैं, आप अच्छी तरह से इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, याद करेंगे। हम यह दावा करते हैं कि यह आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अतः आप सभी इसको देखें, घर में ठंडी में सुरक्षित रहें और अच्छे तरह से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाएं। जय हिंद।